जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आप लोग की बिहार बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन का वीडियो लेक्चर 2। देखिए यहाँ पर वीडियो नंबर 1 में हम बता दिए हैं समतल दर्पण तक, शुरू से लेकर समतल दर्पण तक आप लोग को बता दिए हैं। वीडियो नंबर 2 में देखेंगे दूसरा दर्पण, देखेंगे गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है आखिर, गोलीय दर्पण हम लोग किसको कहेंगे। देखिए गोलीय से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं यह दर्पण क्या है, गोलाकार, गोलाकार है या गोला का एक अंश है। देखिए हम लोग दर्पण का परिभाषा हम लोग देखे थे कि दर्पण उसे कहते हैं जिसका एक सतह क्या हो, प्रकाश का प्रवर्तक हो और दूसरा सतह पर कलई किया गया, वो दर्पण था। तो यहाँ पर जब गोलीय भाग है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक भाग कलई किया गया होगा और दूसरा भाग प्रकाश का प्रवर्तक होगा। तो गोलीय दर्पण किसको कहेंगे। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसका एक सतह प्रकाश का प्रवर्तक हो और दूसरे सतह पर कलई किया गया हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसका एक सतह प्रकाश का प्रवर्तक हो और दूसरे सतह पर कलई किया गया हो। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण हम लोग बना रहे हैं, यानी दो गोला हम खींच दिए तो दोनों गोला में हम लोग या तो कलई एक अंदर कर सकते हैं या तो एक बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही कंडीशन बन सकता है। हम एक बाहर अंदर की ओर पहले कलई कर कर देख लेते हैं। देखिए दर्प जो गोला लिए हैं इस गोला में या तो बाहर कलई कर सकते हैं या तो अंदर कलई कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कंडीशन कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता है। और यह गोला है तो इसका एक सेंटर भी होगा, यहाँ पर भी एक सेंटर होगा। देखिए परिधि, परिधि और सेंटर को जो मिलाता है रेखा, यह रेखा हो जाता है आर और यहाँ सेंटर क्या होता है सी। यह देखिए यह दर्पण है, दर्पण का यह क्या है, ये बीच का बिंदु है, ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। पी और सी के बीच जो मध्य बिंदु होता है यह एफ होता है फोकस दूरी। उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा, परिधि से और सेंटर से मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। और सी और पी के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा फोकस दूरी हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बन सकता है। यानी गोलीय दर्पण का हम लोग प्रकार कितना देखने वाले हैं, दो देखने वाले हैं, क्योंकि दो ही कंडीशन बना है। तो देखिए यहाँ पर यह कौन सा दर्पण होगा। देखिए यह कौन सा दर्पण होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। यह कौन सा दर्पण हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर कहने का मतलब यह क्या है, उत्तल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। यह कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल। देखिए यह कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, यह अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण का आप लोग से डिफिनीशन पूछ देगा और अवतल दर्पण का डिफिनीशन पूछ देगा तो क्या बताएंगे आप लोग। देखिए उत्तल दर्पण का डिफिनीशन, वैसा गोलीय दर्पण जिसका एक सतह प्रकाश का नहीं, वैसा गोलीय दर्पण उभरे हुए भाग प्रकाश का प्रवर्तक हो और धसा हुआ भाग पर कलई किया गया हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग प्रकाश के प्रवर्तक हो और धसे हुए भाग पर कलई किया गया हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग प्रकाश का प्रवर्तक हो और धसे हुए भाग पर कलई किया गया हो। और उसी तरह अवतल दर्पण का डिफिनीशन बता देंगे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग प्रकाश का प्रवर्तक हो और उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो। आप लोग अच्छी तरह से डिफिनीशन बता सकते हैं। उत्तल दर्पण का डिफिनीशन, वैसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग प्रकाश का प्रवर्तक हो, धसे हुए भाग पर कलई किया गया हो। अवतल दर्पण,
वैसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग प्रकाश के प्रवर्तक हो और उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो। अब यहां तक दर्पण हो गया, बाकी भाग को हम लोग हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? अब यहाँ पर कोई भी प्रकार का क्या यहाँ पर कांच नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर दर्पण बन गया तो यहाँ कांच नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर इसलिए बनाए थे कि आप लोग को समझ में आए कि यह क्या है, गोलीय दर्पण मतलब एक गोला का ही भाग होता है। देखिए यहाँ पर यह तो देख लिए आप लोग, इसमें कुछ डिफिनीशन भी आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे पी है, पी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में हम बता देते हैं कुछ डिफिनीशन। देखिए दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसमें भी क्या हो जाएगा, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। सी सेंटर, देखिए इसमें कहते हैं, दर्पण में कहते हैं, गोलीय दर्पण में इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? देखिए वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यह शुरू में यह दर्पण नहीं था, यह केवल केंद्र था। एक गोलीय दर्पण, यह गोला का क्या है, ये केंद्र है। और जब दर्पण बन गया तो ये क्या बन गया, वक्रता केंद्र हो गया। यानी पहले उसका नाम था केंद्र, अब इसका क्या नाम हो गया, मिरर बनने के बाद वक्रता केंद्र। दो चीज का डिफिनेशन आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, यहां पर लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या अब आप यह भी बता सकते हैं कि P यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। आगे चलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का डिफिनीशन देखते हैं। देखिए मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर किसका परिभाषा चलते हैं, द्वारक। हाँ बहुत अच्छा है, द्वारक का परिभाषा पूछ दिया जाता है। देखिए द्वारक किसको कहेंगे, द्वारक जो हम लोग का गेट होता है उसी प्रकार इसमें भी ऐसा लगता है कि गेट है, यानी द्वारक जैसा काम कर रहा है। देखिए द्वारक किसको कहेंगे, दर्पण के परावर्तक सतह जो होता है, दर्पण का परावर्तक सतह की व्यास को द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को द्वारक कहते हैं। द्वारक बता देंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, जो ए बी लंबाई है क्या है, द्वारक है। आगे चलते हैं, आप लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यहाँ पर समझ लिए हैं और इनके कुछ गुण होते हैं, इनको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर दो डिफिनीशन और आ जाता है, एक फोकस आ जाता है यानी मुख्य फोकस आ जाता है, एक आ जाता है फोकस दूरी। देखिए मुख्य फोकस किसको कहते हैं, बहुत ही वीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मुख्य फोकस, देखिए मुख्य फोकस किसको कहते हैं, यहां पर फिगर बनाना पड़ेगा इसका। एक और ले लेते हैं, यहां पर एक अवतल दर्पण ले लिया, एक उत्तल दर्पण ले लिया, दोनों में देखेंगे मुख्य फोकस।
देखिए इसका सी यहां पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका सी कहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा। यहां पर इसका डिफिनीशन देखते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के सामने, गोलीय दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर, गोलीय दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर, गोलीय दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए फिर से इसका डिफिनीशन, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। देखिए गोलीय दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी चलते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी चलते हैं। देखिए फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी यहां पर क्या है, पी है। अब पी और एफ, अब दूरी मतलब कुछ ना कुछ दूरी, तब पी और एफ के बीच यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ध्रुव कहते हैं। आप लोग समझ चुके हैं। देखिए गोलीय दर्पण में एक आर और एफ में संबंध आ जाता है, आर और एफ में संबंध आता है एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। यह दे देता है सिद्ध करने के लिए, इसको अगले वीडियो में ही सिद्ध कराएंगे। और एक आता है दर्पण सूत्र 1 बाई एफ, एफ यानी फोकस दूरी। अब 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, यह दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र। इसको भी अगले वीडियो में ही सिद्ध कराएंगे। यह दोनों सूत्र गोलीय दर्पण के लिए ही लागू होगा, इसके अलावा कोई भी दर्पण के लिए लागू नहीं होगा। इसकी सहायता से न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी को देखते हैं। चिन्ह परिपाटी आप लोग को बहुत ही काम देगा। कैसे काम देगा, क्योंकि किरण आरेख को खींचने में और न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करने में। देखिए न्यूमेरिकल पहला चैप्टर से आ जाता है, दूसरा चैप्टर से आता है और चौथा चैप्टर से आता है। इसके अलावे क्लास 10 के फिजिक्स में कहीं से भी न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए जिस प्रकार चिन्ह परिपाटी हम लोग मैथ में पढ़े थे, मैथ में यह y हो गया, यह y डैश हो गया, यह x हो गया, यह क्या हो गया, x डैश हो गया, उसी प्रकार हम लोग दर्पण में भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी दर्पण बना लेते हैं। यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। पहचानने आना चाहिए दर्पण कौन सा दर्पण है। यह P हो गया। अब इस गोला का भाग इस साइड है, यहाँ पर C जाएगा और यहाँ पर F जाएगा। देखिए जिस प्रकार हम लोग मैथ में पढ़े थे, यह क्या था, मूल बिंदु था, यह मूल बिंदु था। उसी प्रकार यहाँ पर दर्पण में क्या है, ध्रुव है, ठीक। देखिए सभी दूरियां मैथ में हम लोग मापते थे कहां से, मूल बिंदु से। तो उसी प्रकार दर्पण में भी हम लोग दूरियां कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे, ठीक है। देखिए मूल बिंदु के ऊपर अगर जाइएगा तो धनात्मक आएगा, उसी प्रकार आप लोग भी मूल्य यहाँ पर ध्रुव से अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मूल बिंदु से नीचे जाइएगा तो निगेटिव चिन्ह आएगा। मूल बिंदु से दाएं तरफ जाइएगा, दाएं जाइएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। मूल बिंदु से बाएं तरफ जाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये मैथ का हो गया, ठीक है, मैथ का हो गया। मैथ के ही आधार पर फिजिक्स का यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। क्या इस चिन्ह परिपाटी दे देता है, दर्पण के चिन्ह परिपाटी को लिखिए तो आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग इस साइड चले जाइएगा तो माइनस में चिन्ह आ जाएगा, इस साइड जाइएगा तो पॉजिटिव चिन्ह आएगा। अब बता देते हैं आप लोग को, दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसके आगे ही वस्तु को रखते हैं। हमेशा दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसके आगे ही
वस्तु को रखते हैं, यानी हमेशा वस्तु कहाँ रखाएगा, बाएं साइड रखते हैं। तो बाएं साइड रखते हैं तो जो बी से वस्तु के बीच का दूरी होता है उसको यू से व्यक्त करते हैं। तो यू हमेशा कैसा होने वाला है, माइनस चिन्ह होने वाला है। देखिए प्रतिबिंब कभी कभी दर्पण के आगे बन जाता है, कभी कभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के आगे वैसा प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक हो, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण में -b से व्यक्त करेंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए प्लस से व्यक्त करेंगे। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुख्य अक्ष पर रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुख्य अक्ष पर रखेंगे। तो मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी जो वस्तु है, वस्तु का अगर ऊंचाई आप लोग ज्ञात करेंगे, यानी वस्तु है, वस्तु का लंबाई ज्ञात करेंगे, तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसको h से व्यक्त करते हैं तो पॉजिटिव में h हो जाएगा। देखिए कभी कभी प्रतिबिंब काल्पनिक, कभी कभी प्रतिबिंब सीधा बनता है, कभी कभी उल्टा बनता है। जब प्रतिबिंब सीधा हो तो मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा। जब प्रतिबिंब सीधा हो तो वह मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा। तो इसको H1 से व्यक्त किए तो इसको H2 से व्यक्त करेंगे। इसका चिन्ह कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कभी कभी प्रतिबिंब क्या हो जाता है, उल्टा बन जाता है। उल्टा बनने का मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बन जाता है, इस तरह बन जाता है। तो इस तरह बन जाता है तो उल्टा प्रतिबिंब के लिए -H2 लिखेंगे। आप लोग चिन्ह परिपाटी को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जितने भी दूरियां मापेंगे दर्पण में वह ध्रुव से मापा जाएगा। देखिए वस्तु को हमेशा परिवर्तक सतह के आगे रखेंगे, इसलिए हम लोग का यू कैसा रहने वाला है, माइनस में रहने वाला है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के आगे, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए -v लिख देंगे। ठीक है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कभी कभी वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, यानी इस सीधा जब प्रतिबिंब बनेगा तो इसके लिए चिन्ह कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो इसके लिए चिन्ह कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए चिन्ह परिपाटी का यूज कर क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा वस्तुओं को अलग अलग स्थिति पर रखकर किरण आरेख बनाते हैं। इसका वीडियो हम पहले ही बना दिए हैं, इसलिए यहाँ पर इसका चर्चा नहीं करेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक लगा देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर यह बता देंगे कि चिन्ह परिपाटी, यानी यहाँ चिन्ह परिपाटी तो बता दिए, यहाँ पर किरण आरेख, कोई भी वस्तु का किरण आरेख खींचना है तो उसके लिए 3-4 चीज का होना जरूरी है। देखिए पहला गुण होना चाहिए, इसमें क्या गुण होना चाहिए, देखिए जितने भी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वह किरणें फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। गुजरती है या तो गुजरती हुई प्रतीत होती है, यह बात ध्यान में रख लेना। जब भी कोई भी किरणें आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, या तो फोकस से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यह सारा जो बता रहे हैं 4 नियम है, ये चारों नियम यूज करना है चिन्ह यहाँ पर किरण आरेख खींचने में। यहाँ पर दूसरा बता देते हैं, जब कोई किरण, यहाँ पर ले लेते हैं अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण लेते हैं, जब किरण F से होकर गुजरती है, जब सभी किरणें F से दर्पण की ओर जाती है, F से दर्पण की ओर जाती है, कहीं पर भी जाएगी दर्पण की ओर, तो क्या होगा, दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। मुख्य अक्ष के कहाँ निकल जाएगा, समानांतर निकल जाएगा, समांतर निकल जाएगा। यानी F से होकर गुजरने वाली किरणें बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर तीसरा देखेंगे, तीसरा यहाँ पर देख लेंगे। देखिए जब भी किरण को C से गुजारिएगा, जब भी कोई भी किरण C से होकर गुजरेगी तो दर्पण पर लंबवत पड़ती है। जब कोई भी किरण C से होकर गुजरेगी दर्पण पर लंबवत पड़ती है। इसको अभी बता देते हैं। देखिए मान लेते हैं इस साइड से आ रहा है किरण, ठीक है, इस साइड से आया, दर्पण पर लंबवत पड़ रहा है, जिसके चलते
उसी पथ पर वापस लौट जाती है किरणें। देखिए कैसे दर्पण पर लंबवत पड़ी है। देखिए यह क्या है, कोई भी जो गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यह क्या है, एक गोला का भाग है। यहाँ पर सी है, सेंटर है। जब कोई भी किरण कहाँ से गुजरेगी, सी से गुजरेगी। मान लेते हैं कोई भी, यह क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। जब कोई भी किरण सी से होकर गुजरेगी, यह क्या होगा, दर्पण पर लंबवत पड़ता है, जिसके चलते उसी पथ पर वापस लौट जाता है। तो आप लोग देख लिए कि जब कोई भी किरण सी से होकर गुजरेगी तो उसी पथ पर वापस आ जाएगी, क्योंकि दर्पण पर लंबवत पड़ती है। 3 गो देख लिए, यहाँ पर 3 किरण आरेख, तीनों गुण देख लिए दर्पण का। देखिए यहाँ पर चौथा गुण देखते हैं, जब कोई किरण पी से होकर गुजरेगी, पी से होकर गुजरेगी थीटा कोण पर, जब कोई किरण पी से होकर गुजरेगी थीटा कोण पर, जब कोई किरण पी से होकर गुजरेगी थीटा कोण पर, तो थीटा कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, यानी आपतित किरण परावर्तित हो जाएगी कितना कोण पर, थीटा कोण पर। यहाँ पर जब कोई किरण पी से होकर गुजरती है तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है, यानी थीटा कोण पर मुख्य अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए आएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तित हो जाएगी, थीटा कोण बनाते हुए निकल जाएगी। यहाँ पर 4 गुण, यहाँ पर जो 4 किरण आरेख हम बताए हैं दर्पण में, इस 4 किरण आरेख द्वारा ही हम लोग यहाँ पर किरण आरेख प्रतिबिंब का बनाएंगे। प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने के लिए केवल 2 ही किरण का जरूरत होता है, लेकिन कभी कभी 4 में से कुछ, मतलब चारों कंडीशन आप लोग को पता होना चाहिए कि कब किरण कहां से गुजरेगी तो किस तरह निकलेगी। ये 4 कंडीशन आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ आप लोग को बता देते हैं आवर्धन। आवर्धन यहाँ पर गोलीय, यहाँ पर रेखीय आवर्धन देखेंगे। देखिए रेखीय आवर्धन, देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई को क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको एम द्वारा सूचित करते हैं, एम द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई h2 से व्यक्त कर देंगे और बिंब का ऊंचाई h1 से इसको व्यक्त कर देंगे। इसके अलावे यहाँ इस तरह व्यक्त कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक संबंध होता है, m बराबर माइनस v बाई यू बराबर h1 बाई h2 बाई h1। यहाँ पर एक संबंध होता है, इस सूत्र को भी अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि जितने भी इसमें सूत्र सिद्ध करने वाले हैं उसको एक वीडियो में कराएंगे तो अच्छा रहेगा। यह संबंध होता है। देखिए जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन कभी पॉजिटिव आता है, कभी निगेटिव आता है। 2 ही बन सकता है, या तो पॉजिटिव बन सकता है या तो निगेटिव बन सकता है एम का मान। जो H1 है, H1 तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का हमेशा क्या रहा, कहाँ रहता है, ऊपर आता है, जिसके चलते H1 वस्तु का ऊंचाई है, यह हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखिए जब H2 का मान पॉजिटिव, यानी जब सीधा बनेगा प्रतिबिंब, देखिए ये H1 है, H1 पॉजिटिव रहेगा, और H2 जब सीधा बनेगा प्रतिबिंब यानी मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो यह भी पॉजिटिव हुआ, यानी हमारा एम का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब प्रतिबिंब पॉजिटिव बने, यानी जब प्रतिबिंब सीधा बने तो हमारा एम का मान प्लस में रहेगा, जब प्रतिबिंब नीचे बने यानी माइनस H2 हो जाएगा, तब हमारा एम का मान माइनस हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं जब प्लस एम दिया हो तो हम लोग का प्रतिबिंब वास्तविक, यहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, जब माइनस एम दिया हो तो हम लोग का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। यही इसका मतलब हुआ, इस चिन्ह का मतलब हुआ। रेखीय आवर्धन आप लोग समझ चुके हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध होता है। m बराबर माइनस v बाई यू बराबर h2 बाई h1, यह संबंध होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं,
आगे हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की कुछ विशेषताएं। देखिए उत्तल दर्पण की एक विशेषता है कि उत्तल दर्पण को हम लोग किस दर्पण के नाम से जानते हैं? इस उत्तल दर्पण को हम लोग देखिए उत्तल दर्पण इस तरह बनता है। इस उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण, इसके गुण के कारण ही इसका नाम पड़ गया है क्या? अपसारी दर्पण। देखिए कैसे इसका नाम अपसारी पड़ गया। देखिए यह क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण इस साइड है तो यहाँ सी बनेगा, यहाँ पर एफ बनेगा। देखिए यहाँ पर अपसारी दर्पण क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी किरणें आ रही थी, मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी किरणें आ रही थी, यहाँ पर दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जा रही है? एफ से मिलता हुआ प्रतीत होती है। एफ से मिलती हुई प्रतीत होती है और किरणें कहाँ? बिखर जाती है। और किरणें कहाँ चली जाती है? बिखर कर वापस चली जाती है। यहाँ पर अपसरित हो रही है किरणें। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी उत्तल दर्पण के सामने आ रही है किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें अपसरित हो रही है, यानी फैल जा रही है, जिसके कारण इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कह देते हैं। उसी प्रकार अवतल दर्पण में देखा जाए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। यह गोलीय भाग इस साइड है तो सी यहाँ पर बनेगा, एफ यहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है? अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण कह देते हैं। देखिए क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कह देते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? जो गाड़ी का जो साइड में जो चालक होता है वहां पर लगा होता है, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में चालक को पीछे की गाड़ी को देखने में आसानी होती है, साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण छोटे ही भाग में पीछे का बहुत एरिया को कवर कर लेता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं। इसके अलावे पार्क में भी या प्रदर्शनी कक्ष में भी इसका प्रयोग करते हैं, सुंदरता को बढ़ाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का प्रयोग रोड पर जो लाइट लगी होती है, लाइट का जो परावर्तक जो होता है परावर्तक सतह, यह परावर्तक सतह किसका बना होता है? जो लाइट लगी होती है इसका परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का बना होता है। क्यों उत्तल दर्पण का बना होता है? देखिए हम लोग अभी पढ़े हुए हैं कि जब प्रकाश की किरणें कहां से, जब प्रकाश की किरणें सेंटर से यहाँ प्रमुख अक्ष के किसी बिंदु से निकलती है इस तरह, तो यह क्या कर देता है? यह इसको इस तरफ फैला देता है, इस तरफ फैलाने के काम करता है, जिसके कारण हम लोग इस जो रोड पर लाइट लगी होती है, इस लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह उत्तल दर्पण का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि प्रकाश को बिखरने के लिए यह उत्तल दर्पण होता है। देखिए यहाँ पर चलते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग हम लोग हजामत के रूप में
दाढ़ी बनाने में कर लेते हैं, हजामत के रूप में दाढ़ी बनाने में करते हैं, यानी सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। यानी देखिए अवतल दर्पण को फोकस के अंदर रखेंगे बिंब को तो बहुत बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा, जिसके कारण अवतल दर्पण को हम लोग दाढ़ी बनाने में यूज कर लेते हैं, यानी हजामत के रूप में करते हैं। और इसका प्रयोग क्या हो गया, इसका प्रयोग सौर भट्ठी में करते हैं। सौर भट्ठी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यह क्या करता है कि जितनी भी किरणें आती है उसको परावर्तन के बाद एक बिंदु को मिलाने का काम करता है। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्ठी में हम लोग कर लेते हैं। जो हम लोग लाइट देखते हैं, लाइट इस तरह होता है, यहाँ पर बल्ब लगा होता है, बल्ब लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए लाइट में क्या होता है, जब बल्ब लगा होता है तो यहाँ से प्रकाश निकलता है, यहाँ से प्रकाश निकलता है और निकलने के बाद इस पर टकराता है, इसी पर टकराता है, टकराने के बाद ये क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, इस समांतर हो जाता है। इसीलिए इसका क्या करते हैं, लाइट में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो गाड़ियों का होता है हेडलाइट, उस हेडलाइट में भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग हेडलाइट में करते हैं। जो यहाँ पर सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर जो सूर्य के प्रकाश से ही खाना बन जाता है, सोलर कुकर, जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है कि जितने भी किरणें आती है उसको एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए सोलर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। जो सौर प्लेट होता है, सौर प्लेट में भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। जो सौर प्लेट होता है, यानी जो सूर्य के प्रकाश से रात में हम लोग को कहा क्या जाता है, प्रकाश देता है, उसका प्रयोग भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सौर प्लेट में अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ और हो जाते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। एक यहाँ पर उत्तल दर्पण का और बता देते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग सुरक्षा दर्पण में भी करते हैं। क्यों करते हैं, बैंकों में हो गया, सड़कों पर, बैंक में, सड़कों पर, या कहीं खतरा वाला जगह है, वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह क्या करता है, यह देखिए जैसे मान लेते हैं रोड है, इस तरह रोड है, यहाँ पर रोड है, यहाँ पर एक मिरर लगा देते हैं, उत्तल दर्पण लगा देते हैं। उत्तल दर्पण लगाने से क्या होता है, जो इस साइड वाहन आती है तो इस दर्पण में दिख जाएगा कि इस साइड कौन सा वाहन आ रही है। अगर इस साइड से वाहन आ रही है तो इस दर्पण में दिख जाएगा कि इस साइड से कौन सी वाहन आ रही है। इसीलिए यहाँ पर सड़कों पर, मोड़दार सड़कों पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और बैंकों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं परावर्तक दूरबीन के रूप में। परावर्तक दूरबीन, परावर्तक दूरबीन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए परावर्तक दूरबीन क्या होता है, यहाँ पर कुछ तो लेंस लगे होते हैं, लेकिन उसकी प्रकाश ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक प्रवर्तक सतह लगा होता है जो अवतल दर्पण का बना होता है। इसीलिए परावर्तक दूरबीन में भी हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर बता देते हैं, आप लोग को कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। इन दोनों में आप लोग को डिफरेंस बता देते हैं। रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रकाश ऊर्जा होता है, वास्तविक प्रकाश होता है, वास्तविक प्रकाश ऊर्जा होता है।
वास्तविक प्रकाश ऊर्जा होता है। इसमें वास्तविक प्रकाश ऊर्जा नहीं होता है, काल्पनिक प्रकाश ऊर्जा होता है। यानी कहा जाए तो इसमें प्रकाश ऊर्जा होता ही नहीं है। कहा जाए तो इसमें प्रकाश ऊर्जा होता ही नहीं है। जब यह वास्तविक प्रकाश ऊर्जा है तो इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जब वास्तविक प्रकाश ऊर्जा है तो इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनता है? आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और लेंस के पीछे बनता है। यहां पर वही देख लेंगे, दर्पण यहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और लेंस में कहां बनता है? आगे बनता है। लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब आगे बनता है। यहां पर वास्तविक कटानों से प्रतिबिंब बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब देख रहा है, वास्तविक कटान से बनता है। यह कैसे बनता है? काल्पनिक कटान से यह प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर दे देगा तो आप लोग अच्छी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे देता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान एक बार छू कर करना है, एक बार बिना छुए करना है। इस तरह अलग अलग क्वेश्चन दे देता है। 2 नंबर का क्वेश्चन देता है बिहार बोर्ड में। देखिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान ए में लिख देते हैं। पहचान करना है छूकर यानी स्पर्श कर करना है, और दूसरी पहचान करना है बिना छुए। बिना छूकर करना है। देखिए, बिना छूकर करना है। पहले देख लेते हैं इन तीनों की पहचान छूकर कैसे करेंगे। देखिए, तीनों दर्पणों को बारी बारी से अपने हाथों से स्पर्श करेंगे। जब दर्पण को स्पर्श करने पर बिल्कुल समतल चिकना हो, वह दर्पण समतल दर्पण होगा। यहां पर लिख देंगे, तीनों दर्पणों को बारी बारी से हाथों से स्पर्श करते हैं तो जब दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल समतल और चिकना हो तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। दूसरा में लिखेंगे, स्पर्श करने पर अगर दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ नजर आए तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। जब स्पर्श करने पर परावर्तक सतह धंसा हुआ नजर आए यानी धंसा हुआ प्रतीत हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। वो हो जाएगा। अब इसको पहचान करना है बिना छुए। जब बिना छुए इसका पहचान करना है तो तीनों दर्पणों के सामने क्या करेंगे? एक बिंब को लाएंगे, एक वस्तु को लाएंगे। इस वस्तु का प्रतिबिंब या तो एक लिखावट को ला देंगे, मतलब कापी पर लिखा हुआ लिखावट को ला देंगे। तो लाएंगे तो क्या होगा? देखिए, जब ये तीनों दर्पणों को लिखी हुई लिखावट के सामने लाते हैं तो जब प्रतिबिंब वास्तविक, जब प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर बने तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। जब प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर बने वह कौन सा दर्पण होगा? काल्पनिक। यहाँ पर समतल दर्पण हो जाएगा। देखिए, जब प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होगा। जब लिखावट काल्पनिक छोटा वस्तु के सापेक्ष सीधा बने तो वह कौन सा प्रतिबिंब होगा? उत्तल दर्पण होगा। देखिए, जब प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बने
तो वह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। आप लोग पहचान कर सकते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान आप लोग एक बार छू कर भी कर सकते हैं, बिना छुए भी कर सकते हैं। यह बिहार बोर्ड में बहुत ही पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम लोग जितने भी चैप्टर में सिद्ध करने वाले हैं उसको हम लोग सिद्ध करेंगे, और उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। जय हिंद दोस्त, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो?